हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारी जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक की सोल्यूशन सीरीज चल रही है। अब यह बुक आपको पता है कि बहुत मोटी है और इस बुक में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेस्ट वे होता है कि हम डेली एक लेक्चर करें, लेकिन मैंने इसमें सिस्टम किया हुआ है अल्टरनेट डे पर। तो अब जो है हम लेक्चर नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जो कि जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कहलाया। ठीक है, तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं सीरीज को तो या तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। तो 1 से 1.25 घंटे में हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। 65 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये एवरेज मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं। मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ तो 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सीरीज से, उनको फ़ायदा हो रहा है। जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको नुकसान हो रहा है। तो सीरीज से जुड़े रहने के कई सारे फायदे हैं और ना जुड़े रहने के कई सारे नुकसान हैं। सिंपल सा है। तो देखो, प्राइम एकेडमी आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हैं। अभी इसमें मैंने आई थिंक टाइमिंग तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग के साथ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है तो वो मैं चेक कर लूंगा और मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर प्राइम जी प्रैक्टिस पीडिया है। तो यहाँ पर स्टैटिक जी के ऐड हो चुका है। पॉलिटी जो है वो अगली 5-7 दिनों में ही मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, पॉलिटी, और इसके बाद फिर हम हिस्ट्री का नंबर स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें जो यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट ऐड कर देंगे एक एक करके। ठीक है, तो फॉर ऑल एग्जाम, फॉर ऑल चैप्टर्स हैं और ऑल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली, तो वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट सेक्शन में है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप यहाँ डाउट सेक्शन में मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज जल्दी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली हैं। अभी मैंने अन्य एग्जाम के लिए, जैसे जो अदर एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी, तो उनके लिए मैं लॉन्च कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो आप वो भी यहाँ से फायदे ले सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। एसएससी के जो भी एग्जाम होंगे और रेलवे के जो एग्जाम होंगे वो आपको प्राइम एसएससी पर अपडेट मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला, और क्यू प्रैक्टिस सीरीज भी कभी कभी हम करवाते रहते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। बाकी प्राइम अकेडमी ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु गति आदि के संदर्भ में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान पर क्या कहा जाता है? तो उस स्थान पर क्या कहा जाता है? इन सब चीजों की स्थिति को। तापमान हो गया, एक बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत। जो तापमान कहते हैं, जैसे उस वहाँ का, जैसे मान लो कोई स्थान है, जैसे दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली का जो है तापमान हो गई, दिल्ली की आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, वायु गति हो गई, तो आदि के संदर्भ में दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान पर क्या कहा जाता है? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे यार, आज मौसम बदल रहा है, आज का वेदर अजीब सा है, बहुत खराब लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम बोला जाता है। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी स्थान के लिए मौसम आंकड़ों के आधार पर बने मौसम प्रतिरूप को जो लंबे समय तक, जैसे 25 वर्षों के लिए एकत्र किया जाता है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? किसी स्थान के लिए मौसम आंकड़ों के आधार पर बने मौसम प्रतिरूप को जो लंबे समय तक, जैसे जैसे लंबे समय तक कह सकते हैं 25 वर्षों के लिए एकत्र किया जाता है। अब मान लो पिछले 25 वर्षों का देखा जाए, 25 वर्ष, पिछले 25 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ? मान लो सन 2000 से लेकर या 2001 से लेकर और 2026 तक के बीच में क्या परिवर्तन हुआ? अभी 2026 आया नहीं है, तो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए 2025 तक। तो 2001 से लेकर 2025 तक के बीच में क्या परिवर्तन हुए वो देखा जाता है किसी स्थान विशेष की। तो हम ये देखते हैं कि जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली की जलवायु में पिछले 25 वर्षों में परिवर्तन हुआ है कुछ, तो किसमें? जलवायु में परिवर्तन हुआ है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ऐसे जो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? एमटीएस में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसे नहीं सोचना है कि उससे इसमें सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हो गया इसका सही आंसर? 25 वर्षों में जो जलवायु, सही आंसर हो गया, बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर कहता है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसने पूछा हुआ है कि जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया, उत्तर पश्चिमी यूरोप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट हो गए हैं, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट हो गए। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया का उत्तर हो गया, और दक्षिणी चिली जो कि
है, और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी जितने महाद्वीप बताए गए हैं तो उनके ए वाले एरिया के बारे में पूछा गया है। ए वाला एरिया नहीं पूछा, ये उत्तर वाला हो गया, ये दक्षिण वाला हो गया, पूरा हो गया, पश्चिम हो गया। तो इसने पूछा है जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया ए वाला, ठीक है। उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट हो गया, तो उत्तरी अमेरिका का जो ए वाला पश्चिमी तट है तो ये पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। ये पूर्वी तट है, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट के बारे में पूछा है कि उत्तर अमेरिका कैलिफोर्निया के उत्तर में हो गया, दक्षिण चिली हो गया। तो इन सब की जलवायु बताना है कि जलवायु कौन सी है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जलवायु है वो समुद्री पश्चिमी जलवायु है, या कहें मरीन वेस्ट कोस्टल कोस्ट क्लाइमेट है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मरीन कोस्ट जलवायु है, क्योंकि ये जो सब क्षेत्र हैं ये भूमध्य कह सकते हैं समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। जो महाद्वीप है तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, कौन सी, जो कि इसका जो है 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है, अक्षांश के बीच में स्थित है ये सारे, ठीक है। तो इसलिए, और इसकी विशेषताएं हैं यहाँ पर, विशेषताएं अगर देखा जाए भूमध्य सागरीय जलवायु की तो वर्ष भर मध्यम वर्षा होती है, समुद्री प्रभाव के कारण जो है ना अत्यधिक गर्मी होती है ना अत्यधिक सर्दी होती है। और अगर कोपेनहेगन का वर्गीकरण देखें तो इस जलवायु को जो कहा जाता है वो CF, देखो यहाँ पर देखना जो स्मॉल और ये सारे अक्षरों का ध्यान रखना, CFB कहा जाता है, CFB कोपेनहेगन जलवायु प्रकार में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आ जाता है, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर भारत की जलवायु पूरे वर्ष समान रहती है, हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचा देते हैं। तो इसने पूछा है उत्तर भारत की जलवायु है पूरे वर्ष भर, जो वर्ष भर होती है, समान रहती है। तो समान रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। उत्तर भारत की जलवायु जैसे दिल्ली की जलवायु तो वर्ष भर तो समान नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है महाद्वीपीयता का प्रभाव है। अब महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या होता है कि जैसे ये हम भारत का नक्शा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने भारत का नक्शा बनाया, और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे यहाँ पर जो है, ये आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, तो एक चीज नोटिस आप करोगे वो ये है कि जैसे यहाँ पर समुद्र है तो यहाँ पर किसका प्रभाव है, समुद्र का प्रभाव अधिक होना चाहिए। ये वाला जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है और पूर्वी वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, समुद्र का प्रभाव अधिक होता है, तो समुद्रीयता का प्रभाव है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो यहाँ दिल्ली है जैसे मान लो, ठीक है, उत्तर भारत का वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक है, ठीक है, महाद्वीपीयता का प्रभाव अधिक है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर जो है वर्ष भर सामान्य नहीं रहती, यहाँ पर अलग अलग रहती है, तो बदलती रहती है। तो उत्तर वर्ष की जलवायु है पूर्व वर्ष सामान्य नहीं रहती है, तो पहला गलत हो जाएगा। जहाँ पहला गलत है तो ये वाला भी सही, इसमें लिखा है सही है, ए और बी दोनों गलत है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, और ए और बी दोनों सही है तो ये तो गलत है, ये वाला नंबर, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसको मिल करो हिमालय उपमहाद्वीप। अब यहाँ पर आपको 50-50 की वो मिल रही है, एक प्रकार से 50-50 की लाइफ लाइन मिल गई, और आप चेक कर लो कि भाई दो दो मिल गए आपको, अब इन दो में से एक चेक करना है। तो अब बी को देखो या तो सही या गलत होगा। तो हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अतिरिक्त ठंडी हवाओं से बचाते हैं, तो एकदम सही है। मध्य एशिया से जो अतिरिक्त ठंडी हवाएं आती हैं उनसे बचाते हैं, तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सही है आपका, तो ए वैसे में बोल रहा है, बी नंबर गलत है, तो ऐसा नहीं है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले वैश्विक नियंत्रणों की संख्या कितनी है। वैश्विक नियंत्रण पर्टिकुलर रीजन में जो है कंट्रोल इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट चेंज। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले जो वैश्विक नियंत्रणों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से इनके अगर नाम देखे जाएं तो एक एक करके हम देख लेते हैं 6 के नाम जो होते हैं, कि जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो होते हैं। तो इसको बोला जाता है, पहला हो गया अक्षांश, ठीक है। दूसरा हो गया जो है वो ऊंचाई, और तीसरे नंबर पे है वो है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। और क्या बोलते हैं इसके अलावा, तो और इसके अलावा बोलते हैं दबाव एवं पवन, दबाव एवं पवन। 4 नंबर पे आ जाएगा। 5वें नंबर पे आ जाएगा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। 6वें नंबर पे आ जाएगा समुद्र से दूरी यानी कि महाद्वीपीयता कहते हैं जिसको।
महाद्वीपीयता कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा द्वीपीयता कहा जाता है, द्वीपीयता कहा जाता है। छठवें नंबर पे कहा जाए तो उच्चावच विशेषताएं, उच्चावच विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनको हुआ करते विशेषता करते हैं। और ये सभी कारक जो हैं वो तापमान, वर्षा, आर्द्रता की दशाओं को निर्धारित करते हैं। तो ये 6 के 6 कारक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने पूछा हुआ तो जलवायु को प्रभावित करने वाले वैश्विक नियंत्रणों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर भी उसका 6 था। तो इसने पूछा जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन पूछा हुआ है। तो मानसून प्रकार की जलवायु जो है वो मुख्य रूप से इसने गलत पूछा है, तो हमें सही कथन ढूंढने हैं या तो फिर गलत कथन मिल जाए। तो मानसून प्रकार की जो जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, तो एकदम सही है एक तो। ठीक है, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लक्षण है, एकदम सही है ये भी। भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के आंतरिक हिस्से की तुलना में तापमान की स्थिति में कम अंतर होता है, ये भी सही है, तटीय क्षेत्रों में जो है। ठीक है, और भारत में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत सर्दियां होती हैं। तो मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत सर्दियां नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय है, तो हिमालय उन ठंडी हवा को रोक देता है। तो इसका जो गलत कथन ये हो जाएगा, वो तीनों सही है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्यों सही है क्यों गलत है। तो इसने पूछा है कि मानसून प्रकार की जलवायु, देखो यहाँ पर जलवायु के लिए एक छोटा सा मैप बनाना सीख लो आप लोग। तो अगर इस तरीके से आप बनाओगे ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसे मैंने बना दिया है, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पर जो है ये विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है तो वो है आपकी 3 प्रकार की जलवायु आती है। ठीक है, यहाँ सवाना तुल्य की जलवायु हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी मानसूनी प्रकार की जलवायु बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी पश्चिमी जलवायु बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको एक और है यहाँ पर, हम्म, इसको बोलते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय, इसको भूमध्य सागरीय बोलते हैं। इसको बोलते हैं शायद तक ब्रिटेन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं ब्रिटेन तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। इसको ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश बोलते हैं, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। और इसको बोलते हैं जो शायद तक रेगिस्तानी ऐसा कुछ बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश, और इसको बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बांट के रख लो। और यहाँ पर जो है आपकी टुंड्रा, टुंड्रा नहीं, साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर आपकी जो वो है टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश कह सकते हैं, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इस तरीके से इसको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो पाई जाती है, तो ये भी सही है। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पर देखो जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत को जो है 2 पार्ट में बांट देती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 पार्ट में बांट देती है। तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया। तो इसको उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, इसको उपोष्णकटिबंधीय, और इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो ये भी सही है। भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के आंतरिक हिस्सों की तुलना में तापमान की स्थिति कम अंतर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तटीय क्षेत्रों में समुद्र का प्रभाव होता है, तो समुद्रिता होती है। ठीक है, समुद्र से नजदीक होती है तो समुद्र का प्रभाव होता है, समुद्रिता का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के दो द्वीप क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु होती है। तो किस प्रकार की जलवायु होती है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि ये विषुवत के क्षेत्र के निकट में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है वो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो जैसे भूआकृतिक विशेषता मैंने बताया था कि रिलीफ फीचर्स था, महासागरीय धाराएं करती हैं। ठीक है, अक्षांश भी करता है, तो ये सारे करते थे। बट 2 शहरों के बीच की दूरी मैंने आपको नहीं बताया था, तो 6 कारण आपको बताया था। वो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसको एक बार नोट जरूर कर लो। ठीक है, अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, दबाव एवं पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, और भू आकृतिक विशेषताएं जो है वो इसको नियंत्रित करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा कथन जो है वो गलत मेल खाता है।
तो कौन सा गलत मेल खाता है वो आपको बताना है। जैसे इसने पूछा है कि पर्वतीय जलवायु, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये है, पर्वतीय जलवायु नहीं पाई जाती है यहाँ पर ये मैदानी प्रदेश है, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार तो मैदानी प्रदेश में ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो पर्वतीय जलवायु में भारत में कौन कौन से आते हैं, जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट आते हैं, हिमालय और पश्चिमी घाट आते हैं। तो ये पहला ही इसने पूछा था गलत मेल खाता है, तो पहला ही नंबर का गलत मेल खाता है। अब सही माल देख लेते हैं, मेल देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में जो है पश्चिमी घाट, मालाबार तट, दक्षिण असम, तो एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में कर्नाटक, केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से एकदम सही है। गर्म रेगिस्तान, शुष्क जलवायु और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चक्रवात का एक केंद्र जो है एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का कहा जाता है। तो इसको तूफान का क्या कहा जाता है, तो आंख कहा जाता है। जैसे मान लो एक, अगर मान लो यहाँ पर जो है एक सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, ये लो प्रेशर है, और यहाँ पर जो है, तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठेंगी, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है चक्रवात की आंख बोला जाता है। यहाँ पर जो हवाएं हैं ऊपर उठ गई, ऊपर पहुंच गई, ठीक है। और यहाँ पर चक्रवात की आंख में जो है वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभिजात हवाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। अगर पूछा जाए कि चक्रवात के केंद्र में वर्षा होती है क्योंकि, तो नहीं होती है, ठीक है। चक्रवात से रिलेटेड जब भी हम कभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी हवाएं हिमालय के उत्तर में एशियाई महाद्वीप के अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के समांतर बहती हैं। इसने पूछा है कौन सी हवाएं जो है हिमालय के उत्तर में एशियाई महाद्वीप के अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के समांतर बहती हैं। तो व्यापारिक हवाएं, जेट धाराएं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो इसने पूछा है हिमालय के उत्तर में जो है और एशियाई महाद्वीप के अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि है, तो ये वाली जो है वो जेट धाराएं होती हैं, जेट स्ट्रीम्स होती हैं। और जेट धाराएं जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बहने वाली अत्यधिक तेज गति की पवनें होती हैं, और इनकी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, पूर्व की ओर चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। और ये हिमालय के उत्तर में एशियाई महाद्वीप पर तिब्बती उच्च भूमि के समांतर बहती रहती हैं, ठीक है। भारत में जो है जेट धाराएं भूमध्य सागरीय विक्षोभ विक्षोभ लाकर जो है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा करती हैं और पश्चिमी विक्षोभ में सहायक होती हैं। ग्रीष्म काल में इनका विभाजन जो है वो भारतीय मानसून को प्रारंभ करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा भूमि और समुद्र की ओर बहती है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय जो है हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है, क्योंकि इसमें पूछा तटीय क्षेत्रों में जो है रात में के समय जो है हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है। तो समुद्र समीर, और आपने इसके बारे में सुना होगा स्थलीय समीर के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो रात के समय क्या होता है। यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर जो है वो है आपका ये स्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, स्थलीय क्षेत्र है, और ये हो गया समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। अब क्या होता है कि जैसे दिन के समय जो है, दिन के समय दिन में जो है टेम्परेचर आ रहा है, दिन में सूरज आ रहा है, तो स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। और यह जो है दिन के समय की स्थिति में जल्दी गर्म नहीं होता है, यानी कि ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। तो ऐसे समय पे ये क्या है, हाई प्रेशर की स्थिति हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगी। तो जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चल रही होंगी, जो हवाएं हैं वो कहाँ, समुद्र से स्थल की ओर होती हैं। तो रात के समय जो है, अब यहाँ पर देखो रात के समय स्थिति क्या होती है, सेम स्थिति, थोड़ी सा अंतर है। रात के समय क्या होता है, रात के समय होता है कि जो स्थल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब ये जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पर वही जो है जो रात के समय समुद्री क्षेत्र है ये जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर यानी गर्म रहता है, ठीक है। तो लो प्रेशर की हवा होती हैं, तो जल की तुलना में ये थोड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या है विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है, और जल जो है धीमी धीमी गति से ठंडा होता है, क्योंकि जो भूमि की विशिष्ट ऊष्मा है वो कम होती है, तो जल जो है वो धीमी गति से ठंडा होता रहता है। तो रात में जो है जल है जो अपेक्षाकृत गर्म रहता है, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि समुद्र के ऊपर एक प्रकार से लो प्रेशर है,
और जो भूमि पर है उच्च दबाव बनता है। तो जो हवा जो है भूमि से समुद्र की ओर चल रही है, भूमि से समुद्र की ओर चल रही है, इसे क्या कहा जाता है? स्थलीय समीर कहा जाता है। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। जो स्थल से समुद्र की ओर चल रही है उसको स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक है। और जो समुद्र से स्थल की ओर चल रही है इसको क्या कहा जाता है? समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्र से ओर चलने वाली स्थल की ओर समुद्री समीर कहा जाता है। इसने पूछा है तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है, क्योंकि हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अब यहाँ पर रात के समय पूछा है तो रात के समय लगा लो हिसाब कौन कौन सा है। हवा भूमि समुद्र की ओर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो क्योंकि भूमि पर निम्न दबाव होता है तो ये गलत है, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर नहीं होता है। जल भूमि जो है वो जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होता है। भूमि जो है नहीं नहीं तेजी से ठंडा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, एकदम सही है, ये वाला सही आंसर होता है। और समुद्र में उच्च दबाव होता है तो ये तो नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। ठीक है। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गर्म मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉरवेस्टर है। नॉरवेस्टर के बारे में पूछा है। तो नॉरवेस्टर क्या है? एक प्रकार की हवाएं हैं, स्थलीय हवाएं हैं। ठीक है। तो नॉरवेस्टर को जो है वो आपको पता है कि कौल वैसाखी भी कहा जाता है, या बारदौली चौराहा भी कहा जाता है, चीरहा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, अगर पहले आप देखा जाए तो पढ़ लो पहले, नॉरवेस्टर पूर्व मानसून बारिश को जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, नहीं है। यह एक निकटवर्ती हवा जो केरल के कॉफी, तो ये भी नहीं है, केरल आ गया यहाँ पर। बंगाल और असम में भयानक शाम के गरज के तूफान, ये सही है। ठीक है। तो जो होती है वो यहाँ पर बंगाल और असम में जो है भयानक शाम के समय जो है गरज तूफान चलता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं पूर्व मानसून में मानसून मौसम में होने वाले भयानक शाम के गरज के तूफान होते हैं। और एक जो जूट और जो चाय होती है, तो जूट और चाय की खेती के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। वहीं जो केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होती है, तो इसको पुष्प वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लाज्म कहा जाता है, पुष्प वर्षा कहा जाता है। पुष्प वर्षा या चेरी ब्लाज्म कहा जाता है। आपने चेरी ब्लाज्म का नाम तो सुना होगा, चेरी ब्लाज्म, लेकिन आपने पुष्प वर्षा का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि चेरी ब्लाज्म कॉमन है बट पुष्प वर्षा कॉमन नहीं होता है, जो कॉफी की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य स्थानीय हवा का नाम है जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मियों के दौरान बहता है? तो एक स्थानीय हवा का नाम बताना है आपको। इसने पूछा है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में बहता है, तो आपको अच्छे से पता होगा ये तो आंसर के लू है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लू हवाओं के बारे में बताना है आपको। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अभी जस्ट पूछा भी गया था। तो ये सर्दी के मौसम में बहती है? बिल्कुल नहीं। ये बारिश के मौसम में? बिल्कुल नहीं। सर्दी और बारिश में? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ बहती है? गर्मी के मौसम में बहती रहती है। अभी जस्ट ऊपर आपने सॉल्व किया है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं कहूंगा कि डिस्कशन करने की आवश्यकता भी नहीं है, बट हाँ हम किताब का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए इसको छोड़ना भी तो सही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार की वर्षा में हवाएं उच्च दबाव क्षेत्र से बाहर जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा घड़ी की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। तो किस प्रकार की वर्षा है? जो वर्षा में हवाएं जो है उच्च दबाव क्षेत्र से बाहर जाती हैं, उच्च दबाव क्षेत्र से बाहर जाती हैं, तो हाई प्रेशर से जो है वो दिशा बाहर जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा की दिशा घड़ी की दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में होती हैं। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र हो जाता है? तो ये वाला जो है जो क्षेत्र है वो है प्रति चक्रवाती स्थिति है। ठीक है। यहाँ पर जो है हाई प्रेशर है, क्योंकि ये वाली जो हवाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं इस वाले लो प्रेशर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है इस वाले क्षेत्र में जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा? ये प्रति चक्रवाती स्थिति हो जाएगी। तो सी नंबर सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में लू हवा गर्मी के मौसम में नहीं चलती है? लू जो है हवा गर्मी के समय में नहीं चलती है, तो कौन से राज्यों में नहीं चलती है? आपको तो बिल्कुल समझ गए होंगे कौन से राज्यों में चलती है। जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलती है, वहाँ पे बिल्कुल चलती है उत्तर भारत के राज्यों में। अब ऐसा कौन सा राज्य जो उत्तर भारत में नहीं है और समुद्री तट पर है? तो वो कौन सा है? गोवा है। समुद्री तट पर है तो यहाँ तो वैसे भी नहीं है पड़ना है इसका प्रभाव, और समुद्र का संतुलनकारी प्रभाव के कारण यहाँ पर जो गर्म और शुष्क हवाएं नहीं चल सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो स्थिति है एक प्रकार से जलवायु जो है वो तटीय जलवायु है, यहाँ की तटीय और आर्द्र प्रकृति की जलवायु पाई जाती है। और आर्द्र
प्रकृति की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र प्रकृति की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में कपास वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के योगदान नहीं दिया है, स्थानीयकरण में योगदान नहीं दिया है। तो कपास या वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में योगदान नहीं दिया है, योगदान नहीं दिया है। तो इसके लिए बोला जाएगा शुष्क जलवायु। कपास वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण में योगदान नहीं दिया है क्योंकि श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए, सुलभ बंदरगाह सुविधाएं और कच्चे कपास की उपलब्धता, तीनों हो जाते हैं। ठीक है, ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है तमिलनाडु को? तो 3, 9, 7 या 5। तो इसको जो है अगर देखा जाए तो तमिलनाडु और उसकी जो मिट्टी के प्रकार और वर्षा और तापमान के आधार पर, 3 चीजों के आधार पर जो है तो 7 प्रकार के उस पर बांटा गया है। कितने? 7 प्रकार के। जैसे यहाँ की जलवायु, मिट्टी के प्रकार, सबको अलग अलग तरीके से, ये सब कुछ क्या है कृषि के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कि अगर आप बता दें कि तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी है, यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है, तो उसी तरफ टाइप की खेती होगी, वर्षा तंत्र हो गया और तापमान। तो इन सब के आधार पर अगर देखा जाए तो टोटल 7 प्रकार से बांटा गया है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए एक एक करके तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और इसके बाद बोला जाए तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, और इसके बाद अगर देखा जाए तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र, और इसके बाद अगर देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, और इसके बाद अगर देखा जाए तो उच्च वर्षा क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र। तो इन सबको में बांटा गया है, इसको पहाड़ी क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19वां का जो हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है कौन सी हवाएं जो है वो गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती हैं? गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, या व्यापारिक हवाएं। तो आपको अच्छे से पता है ये कि जो वेस्टर्न ट्रीज होती हैं या पश्चिमी हवाएं होती हैं, जो उपोष्ण उच्च दाब पट्टी से उक्त ध्रुवीय निम्न पट्टी दाब की ओर बहती हैं, उनको बेसिकली गरजता चालीसा कहा जाता है। और ये जो है किस अक्षांश के बीच में चलती हैं? जो गरजता चालीसा बोली जाती है, ये हवाएं जो हैं वो 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं, है ना। तो अक्षांश पर जो है गरजता चालीसा, इस 40 डिग्री अक्षांश पर क्या बोला जाता है? गरजता चालीसा, चालीसा। ठीक है, और वहीं पर 50 डिग्री अक्षांश पे जो है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। ठीक है, और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इन विविध अक्षांशों में जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं जो है अत्यधिक ठंडे और सूखे से जुड़ी हैं? अत्यधिक ठंडे और सूखे से जुड़ी हुई हैं, कौन सी हवाएं हैं वो? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर जो ऐसी हवाएं जो अत्यधिक ठंडे होंगी, तो मानसून हवा तो अत्यधिक ठंडे में नहीं है, पश्चिमी हवाएं भी बहुत ठंडे नहीं है, व्यापारिक हवाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा बचता है? ध्रुवीय पूर्वी हवाएं जो हैं वो अत्यधिक ठंडी हवाएं होती हैं और सूखे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उच्च दाब वाले जो ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दाब वाले उप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपको ये वाला मैप बताया था, ये वाला डायग्राम बताया था आपको अच्छे से। तो यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है वो वाला हो गया आपका विषुवत-रेखीय क्षेत्र। तो ये वाला जो है वो लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हो गया आपका उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका वो आपका हो गया यहाँ पर 60 डिग्री पे जो है वो है आपका उपध्रुवीय क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका लो प्रेशर, और ये आपका जो है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो कि आर्कटिक सीमा के पास पड़ता है। तो यहाँ पर जो है
वो हो गया आपका हाई प्रेशर। तो इस ओर से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ पर है कह सकते हैं कि जो कि कौन सी हवाएं यहाँ पर अगर देखा जाए तो उच्च दाब वाले ध्रुवीय क्षेत्रों से, तो हाई प्रेशर वाले ध्रुवीय क्षेत्रों से उपध्रुवीय वाले निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र पर चलती हैं, ठीक है। या तो ठंडी और शुष्क हवाएं होती हैं क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ से उत्पन्न होती हैं तो यहाँ पर कौन सा पानी है, ठीक है, तो और यहाँ तापमान अत्यंत कम भी होता है, ठीक है। तो मानसून हवा जो है वो आर्द्रता वर्षा ही लाती है। तो आपको अच्छे से पता है पश्चिमी हवा जो है सब शीतोष्ण जलवायु से जुड़ी हुई है, और व्यापारिक हवाएं हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, ये तो वैसे भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां कि उत्तर भारत में ठंड के मौसम के दौरान अतः ठंड के मुख्य कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य जो समुद्र के सामाजिक प्रभाव से दूर हैं, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो एकदम सही नजर आ रहा है तो फर्स्ट में, ठीक है। नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव आता है यहाँ पर, ठीक है, तो महाद्वीपीय का प्रभाव अधिक है। निकटवर्ती हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी एक ठंड की लहर की स्थिति पैदा करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। हवाएं ठंडी चलती हैं कभी कभी यहाँ पर, शीतकाल में ठंडी पड़ने लगती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो हिमालय से चलती हैं इस ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी के आसपास जो है कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंड की लहर के साथ ठंड और कोहरा लाती हैं, तो ये भी सही है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो तीनों ही सही आंसर निकल रहे हैं, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां कहता है किस क्षेत्र के को सामान्यतः पूरे वर्ष या वर्ष कुछ वर्षों में पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अस्थायी शुष्क और हल्की सी गर्मियों और ठंडी सर्दियां होती हैं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, कई बार समझ में नहीं आता, जैसे मैं खुद भी कई बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ जब, तो दोबारा से पढ़ना बहुत वाजिब समझता हूँ। तो आपको भी सेम तरीके से करना है, जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ दोबारा तो एक बार अच्छे से प्रॉपर पढ़ लो। तो इसने पूछा किस क्षेत्र को जो है सामान्यतः पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से जो पॉइंट दिए हैं, वैसे कौन सा क्षेत्र है जो पूरे वर्ष में या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अभी भी मैंने आपको बताया हुआ था, ऐसा कोई क्षेत्र तो बताया ही था आपको, ठीक है। और इसने पूछा हुआ जिसमें अस्थायी शुष्क और हल्की सी गर्मियां और ठंडी में ठंडी सर्दियां होती हैं। तो ऐसी जो जलवायु होती है वो समशीतोष्ण जलवायु होती है। कौन सी होती है? समशीतोष्ण जलवायु होती है, जो कि उत्तर और दक्षिण में अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर कितना 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में होती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है ना तो अत्यधिक गर्मी होती है ना अत्यधिक सर्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के बारे में बताना है आपको। तो अभी अभी जस्ट पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर तो आपको अच्छे से पता है। तो ये गर्मी के मौसम में चलते हैं, तो कई बार जो है PYQ रिलेटेड भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि महाद्वीपीय के संबंध में सही कथन चुनना है। अब महाद्वीपीयता मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र से बहुत दूर है, तो महाद्वीपीयता कहा जाता है। तो समुद्र जलवायु का एक संतुलनकारी प्रभाव डालता है, तो समुद्र जलवायु को क्यों ही डालेगा प्रभाव भाई, है ना। तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जलवायु पर एक संतुलनकारी प्रभाव डालता है, तो क्योंकि संतुलित रखता है और समुद्र से दूर जाने पर चरम मौसम जो है तथा गर्मी और ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोग चरम मौसम की स्थितियों का अनुभव करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसने पूछा है महाद्वीपीय एंड कॉन्टिनेंटली पूछा है बेसिकली, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाता है वायुमंडल कम घना होता है और तापमान घटता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सा कंफ्यूजन है मुझे, थोड़ी सा एलोबरेट कर लेते हैं हम, ठीक। एलोबरेट कैसे करेंगे वही है कि थोड़ी सा डीप में जाके। इसने पूछा है महाद्वीपीय से संबंधित सही कथन पर चुने, तो महाद्वीपीय से सही संबंध में बताना था आपको। तो अगर देखा जाए तो जैसे समुद्र जो है वो जलवायु को संतुलित करता है, समुद्र की जो जलवायु होती है यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए तो बारिश होती रहती है। तो यहाँ पर मुंबई में जैसे कोई भी मौसम नहीं होता है यहाँ पर सामान्यतः, क्योंकि बारिश होती रहती है। जब बारिश होती रहती है तो यहाँ पर कोई भी मौसम नहीं होता है। तो समुद्र की जलवायु एक प्रकार से संतुलित तो करता रहता है, ठीक है। समुद्र पर जो है जलवायु को संतुलित करता रहता है क्योंकि महाद्वीपीय का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। और समुद्र से दूर जाने पर चरम मौसम जो अत्यधिक गर्मी और ठंडी का अनुभव होता है, तो एकदम सही है, ठीक है। ये वाला सही हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे समुद्र से दूर वो बढ़ती है लोग चरम मौसम की स्थितियों का अनुभव
करते हैं, तो एकदम सही है कि अत्यधिक गर्मी और ठंडा का अनुभव भी करते हैं। ठीक है, और ऊंचाई ऊंचाई के साथ जो है तापमान, कोई पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाता है तो वायुमंडल में कम घना होता है और तापमान घटता है, तो वायुमंडल कम घना नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए और बी, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 कैसा कहता है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो महासागरीय धाराओं के बारे में पूछा है। अब यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं हैं, अगर आपने ये रिवीजन नहीं किया है तो आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि धाराएं अधिकतर टाइम पे पूछी गई हैं, पहले भी पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ सबसे अच्छे मछली पकड़ने के क्षेत्र होते हैं। लेब्राडोर जो है महासागर गर्म धारा है, लेब्राडोर जो है वो गर्म महासागर धारा तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, एक ठंडी महासागर धारा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। तो पहला आपका गलत है, क्योंकि ये जो गर्म धारा नहीं है, ये कौन सी ठंडी गर्म जल धारा है, ठंडी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जहाँ गर्म ठंडी धारा मिलती है वहाँ सबसे अच्छी मछली के पकड़ने वाले क्षेत्र होते हैं, ये वाला सही है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी विशेषताएं हैं जहाँ पर मत्स्य उत्पादन वाले क्षेत्रों की विशेषताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे जो विशेष क्षेत्र होते हैं, तो गर्म और ठंडी महासागर धारा मिलती है वहाँ पर जैसे प्लैंकटन और पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर मछलियों की संख्या भी अधिक होती है, तो इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा। वैसे ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुव की ओर बढ़ती हैं, तो बिल्कुल नहीं है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो इसने पूछा कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही था, बी नंबर कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है, कौन सी एक गर्म धारा है। इसमें पूछा लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, कैनरी धारा और गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो है वो धारा जो है वो एक गर्म धारा है, गर्म धारा है। तो देखो लेब्राडोर धारा है वो एक ठंडी धारा है। ठीक है, फॉकलैंड धारा है वो भी एक ठंडी धारा है, और इसके अलावा कैनरी धारा ये भी ठंडी धारा है। ये पश्चिमी यूरोप की जलवायु जो गर्म और समशीतोष्ण हो रहती है। तो अगर देखा जाए तो गर्म गल्फ स्ट्रीम है जो वो एक गर्म जलधारी है जो मैक्सिको की खाड़ी से, कहाँ से, मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप की ओर बहती है। मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए, खाड़ी से होते हुए उत्तरी यूरोप के ओर बहती है, उत्तरी यूरोप की ओर बहती है, उत्तरी यूरोप की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। तालाब, नदी, घास के मैदान, महासागर। तो इसने पूछा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण मतलब ये कि स्थलीय और जलीय तंत्र होते हैं, और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे भूमि पर आधारित होते हैं, जैसे कह सकते हैं वन हो गया, घास के मैदान हो सकते हैं, रेगिस्तान है, और टुंड्रा जलवायु हो गए, तो ये क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी के उदाहरण माने जाते हैं। तो तालाब जो है स्थलीय पारिस्थितिकी, नदी वो भी बिल्कुल नहीं, महासागर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है। अगर स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय और जलीय प्रकार के। तो स्थलीय तंत्र में देखा जाए तो कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे अगर देखा जाए तो वन आ जाएगा। ठीक है, घास के मैदान आ जाएंगे, घास के मैदान आ जाएंगे, और इसके अलावा रेगिस्तान आ जाएगा, रेगिस्तान आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है टुंड्रा जलवायु प्रदेश आएगा, टुंड्रा जलवायु प्रदेश आएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो जलीय पाचकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पाचकी तंत्र में जो है वो है तालाब। ठीक है, इसके अलावा नदी, और इसके बाद महासागर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो लेगून आते हैं, लेगून आते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, अगर देखा जाए तो दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, स्थलीय और जलीय, जिनमें अलग अलग क्षेत्र आते हैं। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 28 का। 29। 29 कहता है कि ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पूछा है, किस रूप में जाना जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। तो नाम बताना है आपको कि ऐसे जो घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनको बेसिकली जाता है कैंपस या कैंपस कहा जाता है। ठीक है, कैंपस कहा जाता है। ठीक है, और अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जैसे सवाना जो है, सवाना जो है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कटिबंधीय घास के मैदान है।
ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो लानूस जो है वो वेनेजुएला के हैं, वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय के मैदान है, वेनेजुएला। ठीक है। और इसके अलावा पंपास जो है वो अर्जेंटीना के हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान है ये वाले जो। ठीक है। अर्जेंटीना जो है, तो अर्जेंटीना में जो पंपास कहा जाता है, तो पंपास किसके, समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान है। ठीक है। और अन्य समशीतोष्ण घास के मैदान है जैसे पेरेरी है, पेरेरी उत्तरी अमेरिका में है, स्टेपी है जो एशिया और यूरोप में है, वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, पुस्टा जो है वो हंगरी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 कहता है वायु दबाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वायु दबाव के संबंध में बताना है, उच्च दबाव बादल वाले आसमान और आर्द्रता युक्त मौसम से जुड़ा होता है। तो इसने पूछा है वायु दबाव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कथन सही बताना है वो आपको कि उच्च दबाव जो है वो बादल वाले आसमान और आर्द्रता युक्त मौसम से जुड़ा होता है। बिल्कुल नहीं जुड़ा होता है। हाई प्रेशर कहाँ होगा, हाई प्रेशर में कौन सा आसमान और आर्द्रता युक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। निम्न दबाव वाले साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये वाला जो होता है वो हाई प्रेशर से जुड़ा होता है। ठीक है, हाई प्रेशर से जुड़ा होता है। हवा जो है हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों को चलती है, एकदम सही है। ठीक है, इसको हाई प्रेशर से हवा जो है वो किस ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, एकदम सही है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर सबसे कम होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये वाला भी गलत है। तो सही आंसर पूछा हुआ था, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं किसकी हैं। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं किसकी हैं। इसमें पूछा है कम वार्षिक सीमा होती है और उच्च वार्षिक वर्षा होती है। तो ऐसी जो विशेषताएं होती हैं वो आपको अच्छे से पता है कि जहां पर उच्च वार्षिक वर्षा होती है वो कहां पर होती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अब मैंने आपको बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, मकर रेखा के बीच में, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था, अभी जस्ट मैंने उसका जिक्र करना चाह रहा था। तो एक तो चलो मैं अब कैसा ही बन गया, मतलब डायग्राम। तो ये वाला जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया। ठीक है। और ए वाली जो है वो कर्क रेखा हो गई आपकी। ठीक है। और ए वाला जो क्षेत्र हो गया वो आपकी मकर रेखा हो गई। तो ये कर्क रेखा और ए वाली जो है वो मकर रेखा, मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच का ये वाला क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है नवंबर की शुरुआत में कम दबाव की स्थितियां बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होती हैं। यह स्थानांतरण जो है चक्रीय कम दबाव से संबंधित जो किस पर उत्पन्न होता है। तो थोड़ी सा लंबा क्वेश्चन है कि नवंबर की शुरुआत में, इसने पूछा है कि नवंबर की शुरुआत में, नवंबर की शुरुआत में ये है कि अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है। कम दबाव की स्थितियां जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होती हैं, और यह स्थानांतरण जो है चक्रीय कम दबाव से संबंधित जो किस पर उत्पन्न होता है। तो किस पर उत्पन्न होता है, अब बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थिति है, तो अगर देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है ये। ठीक है। तो अंडमान सागर में स्थिति है ये। ऐसी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, अंडमान सागर में होती है, जहाँ पर स्थानांतरण जो है चक्रीय कम दबाव से संबंधित होता है। सो बेसिकली क्या होता है, दक्षिणायन होने की स्थिति होती है, इस वजह से यह होता है। ठीक है। नवंबर में जो है निम्न दबाव की स्थिति होती है। अंडमान जो, अब यहाँ पर मैंने अभी जो चित्र बनाया था तो वो चित्र को फिर से इमेजिन करो, सेम बात। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है। अभी जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है, तो भारत यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ स्थिति अंडमान के आसपास है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो यहाँ शिफ्ट होने लगती है, तो नवंबर के आसपास यहाँ होता है। ठीक है। और जब सूरज यहाँ पर जो मकर रेखा पर प्रॉपरली चला जाता है, जब यहाँ पर कब चला जाता है, तो 24 दिसंबर के आसपास। ठीक है। तो मकर रेखा के पास चला जाता है 23 से 24 दिसंबर के बीच में। ठीक है। तो जब यहाँ पर होता है तो पूर्णतः यहाँ पर गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर जो है अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्थान से कम चक्रीय दबाव कम दबाव से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विपरीतता रखता है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विपरीतता रखता है। तो भारत के आंतरिक क्षेत्र में, भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में और भारत के द्वीप में, तो अधिक मौसमी विपरीतता रखता है। तो इसको बोलते हैं भारत के आंतरिक क्षेत्र में जो है वो अधिक मौसमी विपरीतता रखता है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीयता का अधिक प्रभाव होता है, महाद्वीपीयता का अधिक प्रभाव रहता है, अधिक प्रभाव रहता है।
प्रभाव रहता है, ठीक है। और यही इसी को बोल सकते हैं अंतर्देशीय क्षेत्र भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो समुद्र के संतुलगामी प्रवाह से दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी होती है, सर्दियों में अत्यधिक ठंडी पड़ती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत का दक्षिणी भाग जो है किस बेल्ट में स्थित है, किस बेल्ट में स्थित है। तो दक्षिणी भाग जो है वो किस बेल्ट में स्थित है, तो आपको अच्छे से पता है किस बेल्ट में स्थित है, तो गर्म भाग में स्थित है, ठीक है, गर्म भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से भारत के किन स्थानों के समूह में दिन और रात के बराबर में कम अंतर है। तो किन स्थानों में जो है दिन और रात के तापमान में कम से कम अंतर होता है, यानी कि दैनिक तापमान पर कम से कम अंतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है, दिन और रात के समय में तापमान में तो बहुत कम अंतर होता है। तो जैसे भोपाल और इंदौर है जो, ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक अंतर नहीं है, ठीक है। तो वो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है ऐसा, जयपुर जैसलमेर में नहीं है। तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो यहाँ पर जो ऐसा क्षेत्र है, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जो सबसे दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। और यहाँ पर जो है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो समुद्रवर्त का संतुलनकारी प्रभाव होता है, जिससे यहाँ का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। तो दिन और रात के तापमान में जो है बहुत कम अंतर होता है। और जैसे जयपुर और जैसलमेर है ये अंतर्देशीय क्षेत्र है, जम्मू और कश्मीर ये अंतर्देशीय क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है। भोपाल और इंदौर ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है एक अंतर्देशीय क्षेत्र की स्थिति होती है, तो दैनिक तापांतर यहाँ पर अत्यधिक होगा। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जो है वो समुद्र वर्ग का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि उत्तर भारत में ठंड के मौसम के दौरान अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही हैं। तो उत्तर भारत के ठंड के मौसम के दौरान जो है अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के बारे में बताना है और इन कथनों पर विचार भी करना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जो हैं समुद्र के संततकारी प्रभाव से दूर हैं, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालयी पर्वत श्रृंखला में बर्फबारी एक ठंडी लहर की स्थिति पैदा करती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंडी लहर के साथ ठंड और कोहरा लाती हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर इसने पूछा है कि उत्तर भारत में जो है ठंड के मौसम के दौरान अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों, अब एक कारण बताने थे आपको। तो इसने पूछा था कि जैसे एक एक कारण अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में समुद्र के समुद्र के प्रवाह शुरू महाद्वीपीय जलवायु हवा करते हैं, एकदम सही है। और निकटवर्ती ये भी सही है। और इसने पूछा फरवरी के आसपास कैंसर में, ये भी सही। अरे वाला क्वेश्चन अभी रिवाइज तो हो गया, वही क्वेश्चन तो है पुराना वाला ही। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर चयन करना है। केरल तटीय क्षेत्र में दिन और रात के बीच तापमान में बहुत कम अंतर होता है। राजस्थान में दिन और रात के बीच के तापमान का बहुत कम अंतर होता है। दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंडी होती है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंडी कैसे होगी, यहाँ पर समुद्रवर्ती क्षेत्र का प्रभाव होगा, ठीक है। और इसने मध्य भारत के पूरे वर्ष में बहुत वर्ष होती है, तो ये भी सही नहीं है। इसका पूछा है कि इसने बोला केरल तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के बीच तापमान में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि ये समुद्रवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं है। दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं है, तो अब फिर वही बात हो जाती है, ठीक है। तो किस राज्य में जो है वो दिन और रात में कोई अंतर नहीं है, तो जो समुद्र के तट पे होगा, तो राजस्थान समुद्र के तट में नहीं, बिहार समुद्र के तट में नहीं, पंजाब समुद्र के तट में नहीं है। इन सबकी जगह पे क्या है, महाद्वीपीयता का प्रभाव है। केरल में जो है समुद्र का प्रभाव है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि केरल जो है वो दक्षिण 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से किस में दिन और रात के बीच अधिकतम तापमान का अंतर नहीं है। ये वाले अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अब जो क्वेश्चन है, तो इसने पूछा है दिन और रात के बीच में अधिकतम तापमान का अंतर है। अब इनमें जो क्षेत्र दिए हैं उनमें से अधिकतम तापमान, जैसलमेर जो है वो महाद्वीपीय का प्रभाव देखे, कन्याकुमारी जो है यहाँ पर समुद्र का प्रभाव है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तिरुवनंतपुरम समुद्र का प्रभाव है, पोर्ट ब्लेयर समुद्र का प्रभाव है, तो ये भी नहीं होगा। तो जैसलमेर वह है जो, तो यहाँ पर क्या है, जो समुद्रता का प्रभाव नहीं है बल्कि महाद्वीपीय का प्रभाव है, तो अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन बताना है हमको। तो गलत कथन अगर बताना है तो सही मिल जाए या गलत मिल जाए। यहाँ जो है यह जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, एकदम सही है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर मोड़ता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर मोड़ता है।
बाईं ओर मुड़ता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसने पूछा गलत कथन, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरियोलस बल जो है वो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। घूर्णन विधि के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह है जो उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता रहता है। तो इस ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आइसो हेलाइन सामान को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। आइसो हेलाइन जो है, आइसो हेलाइन मतलब होता है, हेलाइन मतलब क्या होता है? हेलाइन मतलब होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो हेलाइन मतलब होता है सिलेंड। कई बार आइसो हेलाइन आप शब्द का प्रयोग करते होंगे, तो ये लवणता के लिए प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सेलेनिटी कहा जाता है लवणता को। तो इसके लिए आइसो हेलाइन को जोड़ने वाली रेखाओं को लवणता वाली रेखाओं को जोड़ने वाली। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसो हेलाइन जो है मानचित्र पर एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ती हैं। समदाब वाले या समदबाव वाले जो हैं, समवायु दाब वाले को हैं, तो इनको बोला जाता है आइसो बार हो जाता है। क्या बोला जाता है? आइसो बार बोला जाता है। ठीक है, और समवर्षा वाले को बोला जाता है आइसो हाइट्स बोलते हैं। आइसो हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं। स्थानों को जोड़ती। ठीक है, और सम गहराई रेखाएं जो है, ठीक है, आइसोबाथ बोला जाता है। आइसोबाथ जो है समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। और सम सूर्य प्रकाश रेखाएं जो आइसोहेल जो होते हैं समान धूप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस भूमि सतह का एल्बिडो सबसे अधिक है? भूमि सतह का जो है एल्बिडो सबसे अधिक होना चाहिए। अब एल्बिडो जो है वो एक परावर्तन है। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब है कि एक कुछ चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो चिकनी सतह का सब प्रभाव पड़ता है सबसे अधिक। तो चिकनी सतह जो होगी वो सबसे अधिक परावर्तित करेंगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी, अब यहाँ पर देखो सतह, चिकनी सतह कौन सी है? नंगी चट्टानी सतह। एक थोड़ी सी दरदरी होती है, तो इसलिए ये नहीं है। रेतीला रेगिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, मैंग्रोव वन भी हो सकता है। तो एल्बिडो सबसे अधिक ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर जो है बर्फ से ढका हुआ जो है पर्वत, जिसका सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो जो सूर्य का प्रकाश का जो कह सकते हैं एल्बिडो जो है, एल्बिडो की एक परिभाषा है, परिभाषा इसमें लिखी हुई है जो सूर्य के प्रकाश का वह अनुपात जिसे कोई सतह अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर सकती है, बर्फ से ढकी सतह जो है एल्बिडो सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो 70 से 80% तक विकिरण जो है, 70 से 90% तक विकिरण परावर्तित कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ताजा बर्फ जो 80 से 90% है। ठीक है, और वहीं जल है जो 50 से 80%, रेगिस्तान 30 से 45% है। ठीक है, तो रेगिस्तान 30 से 45% तक हो सकता है। ठीक है, वन जो है वो 10 से 20% तक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? तो समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, वो आपको देखना है इनमें से अब कौन नहीं करता है। तो जैसे सूर्य और ऊर्जा द्वारा गर्मी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, हवा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तो बिल्कुल करता है, ज्वारीय और करता है। तो इसने पूछा समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। तो महासागरीय धाराएं जो है समुद्री जल की निरंतर और पूर्वानुमान दिशात्मक गति होती हैं। और इनके प्रमुख कारक अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा गर्मी एकदम है, वायु का घनत्व जो है, ठीक है, और कोरियोलस बल भी होता है, महाद्वीपीय तटीय रेखा भी होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि इसने पूछा कि समुद्री धारा को प्रभावित करता है, तो देखो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। खिंचाव है जो वो क्या करता है? ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, ना कि देखा है तो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। हवा की गति को किससे मापा जाता है? हवा की गति को किससे मापा जाता है? तो ये तो वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से मापा जाता है, और मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। और अगर देखा जाए तो अब जो यहाँ पर देखो वायु बेन लिखा है, जो वायु बेन क्या करता है कि विंड वेन या कहें वायु बेन जो है वायु की दिशा को मापता है। वायु की दिशा को मापता है, दिशा को मापता है, वायु की दिशा को मापता है। और इसके अलावा यहाँ पर वायु गुलाब बर्ड लिखा है, विंड रोज बोला जाता है। एक प्रकार वृत्ता का चार्ट होता है, इस स्थान पर जो है वायु की आवृत्ति और दिशा को प्रदर्शित करता रहता है। और बस इतना ही है इसमें। ठीक है, थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वो अलग चीजें हैं। ठीक है, आर्द्रता और
थर्मोमीटर जो है तापमान को मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, गर्त और कटक क्या है? गर्त और कटक, तो गर्त और कटक क्या है? तो निम्न दबाव उच्च दबाव का विस्तारित स्वरूप। एकदम सही है, यही तो ही है, और क्या ही है? निम्न दबाव उच्च दबाव विस्तारित क्षेत्र नहीं है, ये भी नहीं है, फिर उच्च दबाव का निम्न दबाव का विस्तारित क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है, ये निम्न दबाव और उच्च दबाव के बीच का एक प्रकार से विस्तारित क्षेत्र है। इसको तरफ और निम्न दबाव का लंबा और खिंचा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, और कटक जो है उच्च दबाव का लंबा खिंचा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और गर्त जो है चक्रवाती स्थितियों से जुड़ा होता है, वर्षा लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब गलत। देखो जैसे ही ऐसा पूछा जाए ना तो एक बार ही लगा लो, और आप ये देखो अब यहाँ पर कौन से सही क्वेश्चन, पहले सही देख लो। ठीक है, अगर आपको गलत मिल गया तब तो ठीक है, अगर आपको 3 सही मिल गए तो दोनों में तरीका है, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप बता पाओगे। ठीक है, अब इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है, गर्म समुद्री धारा है, एकदम सही है, अभी बताया था आपको। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट एक गर्म समुद्री धारा है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेब्राडोर धारा एक ठंडी समुद्री धारा है, ये भी सही है। कैलिफोर्निया धारा एक गर्म समुद्री धारा है, नहीं, तो ये जो है वो ठंडी समुद्री धारा है, ठंडी समुद्री धारा है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसने पूछा था कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर भी चुनना है। अब सूची 1 को सही सूची 2 से मिलाना है, और इसमें पूछा क्या है कि जो चक्रवात हैं तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हिंद महासागर में, या हिंद महासागर कह सकते हैं, या दक्षिण चीन सागर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर में चक्रवात जो है, अब यहाँ से एक एक करके देखते हैं, दक्षिण चीन सागर है, भारतीय सागर, तो इसको हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब दक्षिण चीन सागर अलग चीज है, वो हिंद महासागर से अलग है। ठीक है, प्रशांत महासागर का भाग है। तो हरिकेन जो है, यहाँ पर हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर का पार्ट है, इसका अटलांटिक महासागर का पार्ट है, और पूर्वी उत्तरी महासागर का पार्ट है। टाइफून जो है वो दक्षिण चीन सागर का पात्र है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर का पार्ट है। ठीक है, और बिली जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। तो देखो कई बार जैसे आपको बिली तो अच्छे से पता होता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो डी का पहला, अब डी का पहला देख लो तो ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, अब दो वन 50-50 का चांस मिल गया आपको। ठीक है, अब जैसे आपने देखा हरिकेन या चक्रवात देखा, तो चक्रवात आपने देख लिया ए का तीसरा, तो अभी भी आपको नहीं कर पा रहे एलोबरेट। अब इसने देखा कि हरिकेन और टाइफून, तो आपको अगर टाइफून आपने पढ़ा है और हरिकेन पढ़ा है तो टाइफून आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, टाइफून जो है वो दक्षिण चीन सागर में कहा जाता है। ठीक है, तो सी का दूसरा हो जाएगा आपका, सी का दूसरा हो जाएगा, तो सी का दूसरा देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है भाई, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही आंसर है। अब चक्रवात के लिए बेसिकली क्या हो, 27 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए, और ये समुद्री जल पर बनते हैं, और भूमि पर जो है पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और सतह पर अत्यधिक बारिश भी करते हैं, पश्चिमी मतलब तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक वर्षा भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 महासागरीय धाराएं हैं, सूची 2 पे स्थान है, तो जो महासागरीय धारा है वो कौन सी धारा कहाँ पर बहती है? तो जैसे कई बार क्रुशियो धारा जो है वो महासागरीय क्षेत्र में बहती है, कौन से प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में बहती है, तो कुरुशी धारा जो है वो प्रशांत महासागर में है, जापान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, और देखो यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगुलास धारा है जो, तो अगुलास धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर की गर्म धारा है, तो बी का चौथा आ जाएगा, बी का चौथा, तो ए वाला देखो गलत है, आपका ये मिल गया। अब इसके बाद सी का पहला है, पूर्वी वायु प्रवाह जो है वो अटलांटिक महासागर है, और एंटिलीज जो है, तो एंटिलीज कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर है, तो टी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा, ए दूसरा, बी चौथा, सी पहला, और डी तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एक प्रकार की हवा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर होती है, एक दो बलों, एक दबाव प्रवणता बल और कोरियस बल के अधीन होती है, और जब बल संतुलित होते हैं तो हवा जो है दाब प्रवणता के एक समकोण पर समदाब रेखाओं के समांतर चलती है। दी गई विशेषताओं के आधार पर हवा के प्रकार की पहचान करना है। तो ऐसी हवाएं बतानी है आपको जिसने पूछा है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर होती है। ठीक है, द्वि बलों, एक दाब प्रवणता बल और कोरियस बल के अधीन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जब बल संतुलित होता है
तो हवा जो है दाब प्रवणता के समकोण पर समदाब रेखाओं के समांतर चलती है। तो ऐसी जो विंड है उनको कहा जाता है जियोस्ट्रोपिक विंड कहा जाता है, भूस्थितिक पवनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोस्ट्रोपिक क्या लिखा हुआ है? जियोस्ट्रोपिक विंड कहा जाता है, यानी कि भूस्थितिक पवनें कहा जाता है। ये इनकी आपकी विशेषताएं, यही 3 विशेषताएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जेट धाराएं जो होती हैं, तो जेट स्ट्रीम के बारे में, ये ऊपरी वायुमंडल में होती है, क्षोभमंडल के ऊपरी सतह पर, और अत्यधिक तेज और सक्रिय पट्टी में बहती हैं। ठीक है। भूस्थितिक पवनें जो है क्षोभमंडल के ऊपरी भाग की एक सामान्य घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो घटना की विशेषता नहीं है और जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? तो अल नीनो घटना की जो है उसका विशेषता नहीं है, यह ठंडी धारा को प्रतिस्थापित करता है। तो ठंडी धारा को प्रभावित करता है और गर्म क्षेत्र कर देता है, एकदम सही है। गर्म क्षेत्र का असामान्य विकास एक प्रकार से, तो एकदम सही है। प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि प्रतिस्थापित कर देता, सही है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडी धारा को प्रकट होना है, ठंडी नहीं गर्म धारा को प्रकट होना है। ठीक है। पिलवक की कमी का परिणाम है, तो ये भी सही है। और भारत में सूखा या कमजोर मानसून का परिणाम है, तो ये भी सही है, परिणाम के तौर पर होता है। तो इसका गलत आंसर इसने पूछा है कि नहीं है, जो भारत में मानसून को प्रभावित नहीं करती है। तो क्या नहीं करती है? वो पूर्वी क्षेत्र और ठंडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण से संबंधित है? 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के साथ बड़ा समुद्री सतह है, कोरिलस बल की उपस्थिति, समुद्री स्तर प्रणाली पर ऊपरी संकेंद्रण, नीचे देवकोट का उपयोग करके संयुक्त चलना है। तो उष्णकटिबंधीय जो निर्माण से संबंधित बताना है हमको कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान का साथ समुद्री सतह है, तो एकदम सही है। कोरिलस बल की उपस्थिति होनी चाहिए या अनुपस्थिति होनी चाहिए? तो उपस्थिति ही होनी चाहिए, जिससे कि हवाएं जो है वो साइकिल कर पाती हैं। ठीक है। समुद्र स्तर प्रणाली का ऊपरी संकेंद्रण होता है, नहीं होता है। ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है? महासागरीय धारा नहीं है, बेंगुला धारा, कैनारी धारा, फॉकलैंड धारा और क्रोसियर धारा। तो इसमें से ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो अगर आपको गर्म पता हो तो गर्म का आपको पता होना चाहिए, अगर ठंडी है तो ठंडी का आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ठंडी, अब 3 ठंडी होंगी और 1 गर्म होगी। तो बेंगुला धारा जो है वो ठंडी है। ठीक है। कन्नारी धारा भी ठंडी है। ठीक है। और फॉकलैंड धारा भी, ये भी ठंडी है। तो और क्रोसियर धारा ये गर्म हो गई। अब कौन सा कहाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो बेंगोला जो है वो दक्षिणी अटलांटिक क्षेत्र में, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में, अटलांटिक क्षेत्र में। कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। और इसके अलावा फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो कुरिसारा जो है वो प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है। और जापान के पास में। ठीक है। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी चक्रवात जो है उच्च दबाव प्रणाली है, प्रणाली के केंद्र में हवा को जो नीचे की ओर आना चाहिए। पृथ्वी चक्रवात को एकत्रित हवाओं द्वारा विशेषता दी जाती है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो पृथ्वी चक्रवात जो है उच्च दबाव प्रणाली है, एकदम सही है, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। प्रणाली के केंद्र में हवा को नीचे की ओर आना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है। और पृथ्वी चक्रवात को एकत्रित हवाओं द्वारा विशेषता दी जाती है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है। पृथ्वी चक्रवात को एकत्रित हवा विशेषता नहीं जाती है। पृथ्वी चक्रवात की जो हवाएं जो है वो केंद्र से बाहर की ओर विचलित होती है, ना कि एकत्रित होती हैं, तो एकत्रित नहीं होती हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है। ऑप्शन में कितने कथन सही हैं? तो कितने सही हैं? 1 और 2, 2 कथन सही हैं भाई। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है, इसने पूछा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुला धारा और पेरू धारा। तो वही फिर सेम ही क्वेश्चन आ गए एक प्रकार से, ठंडी धारा के बारे में आपको बताना है, गर्म धारा आप ढूंढ लो। तो देखो, जो अगर देखा जाए तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा वो एक प्रकार की गर्म धारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है। बेंगुला धारा जो है वो ठंडी है। ठीक है। और पेरू जलधारा भी ठंडी ही। ठीक है। तो ए
सी और डी जो है ठंडी धारा है, बी नंबर जो है वो गर्म जल धारा है। तो इसने पूछा ठंडी धारा नहीं है, तो बी नंबर जो ठंडी धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चक्रवात और प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर इसमें से उत्तर चुनना है, सही उत्तर बताना है। तो इसने बोला चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में, यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में। लो प्रेशर मतलब चक्रवात और हाई प्रेशर मतलब प्रति चक्रवात की स्थिति। ठीक है, जहां पर हाई प्रेशर वाला स्थिति बन रहा है वहां पर प्रति चक्रवात है। ठीक है, और जहां पर लो प्रेशर की स्थिति बन रहा है वहां पर चक्रवात की स्थिति है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के विपरीत घूमते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रति चक्रवात घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो ये भी सही है उत्तरी गोलार्ध में। चक्रवात जो अक्सर बादल और बारिश वाले मौसम से जुड़े होते हैं, जबकि प्रति चक्रवात जो है अक्सर साफ मौसम से जुड़े होते हैं, ये भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवाती सर्पिल घड़ी की दिशा में होगा, और क्योंकि कोरिलस बल बाई और कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही आंसर है यहाँ पर, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु प्रकारों और उसके अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, यानी कि जो है ITSCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जलवायु के प्रकारों में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रता युक्त जलवायु दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाली जलवायु में से एक है, क्योंकि ITCZ पर उसका प्रभुत्व है। एकदम सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय मतलब विषुवत वाला क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक बना रहता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने का वजह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है ये। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु में आर्द्र शुष्क मौसम विशिष्ट परिवर्तन होता है, जो मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय उच्च और ITCZ की अक्षांश में मौसमी परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वर्ष के अधिकांश समय ITCZ की निकटता के कारण भारी वर्षा का अनुभव भी करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कर हमें चूज करके बनाना है। इसने पूछा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, तो ये तूफान दक्षिणी अटलांटिक और पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर को छोड़कर हर उष्णकटिबंधीय महासागर में गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागरों में होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के रूप में जाना जाता है। भारतीय और दक्षिणी प्रशांत महासागरों में होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है। तो इसने पूछा है बेसिकली कि यहाँ पर देखो एक पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट ही इसमें रॉन्ग है, तो सी नंबर सही इसका पूछा है। सी नंबर है, कौन सा बी नंबर देखते हैं अभी। ये तूफान जो है दक्षिणी अटलांटिक और पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर को छोड़कर हर उष्णकटिबंधीय महासागर में गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान विकसित होते हैं, एकदम सही है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक में होते हैं, पूर्वी प्रशांत छोड़कर जो है हर उष्णकटिबंधीय महासागर में गर्मी, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, और बेसिकली कहाँ पर आते हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो निकट होते हैं। यहाँ पर जो है जो कोरियस बल होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर एक आदर्श स्थिति में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ITCZ वाली स्थिति हो जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर समुद्री क्षेत्र तो सेम चीज है। तो इन दोनों क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, इस वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, इस वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखा दक्षिणी अटलांटिक और पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर को छोड़कर हर उष्णकटिबंधीय महासागर में आते हैं, तो एकदम सही है। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागरों में होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के रूप में जाता है, बिल्कुल नहीं जाना जाता है। टाइफून जो है वो चीन सागर में जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी प्रशांत के क्षेत्रों को यहाँ पर कहा जाता है हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। भारतीय और दक्षिणी प्रशांत महासागरों में होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चक्रवात कहा जाता है, तो एकदम ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलस का प्रभाव सबसे बड़ा कहाँ है? तो आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने बताया हुआ था कोरिलस बल का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगा। तो देखो ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है कोरिलस बल का सबसे अधिक प्रभाव होता है, परिस्थिति के गुणों के कारण कोरिलस बल होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर होता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर होता है, दक्षिणी ध्रुव में भी नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है? तो ऐसी बतानी है आपको। देखो हरमंटन जो है, हरमंटन पश्चिमी अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान और अटलांटिक तट से बहने वाली जो है गर्म शुष्क हवा है, इसे बेसिकली हरमंटन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। तो एक पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, तो पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान वो भी, अब सहारा रेगिस्तान की बात आ गई।
थम्सन जो है, थम्सन हवा जो मिस्र में है, थम्सन हवा मिस्र में बहती है, ठीक है। सिरको जो है वो उत्तरी अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर बहती है, उत्तरी अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर बहती है। और मिस्ट्रल जो है, तो मिस्ट्रल कहाँ पर बहती है, फ्रांस में बहती है, फ्रांस में भूमध्य सागर की ओर बहती है। तो जब भूमध्य सागर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और मिस्र में भी आ गया, तो ये तीनों हैं। तो अगर देखा जाए तो स्थानीय जो भूमध्य सागर से संबंधित है BCD है, और ए नंबर संबंधित नहीं है क्योंकि सहारा रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बेंगोला धारा के संबंध में इनके कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा है इसने, गलत कथन पूछा है। यह जो है उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करता है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करता है, तो एकदम गलत है। यह बेंगोला धारा एक ठंडी धारा, एकदम सही है। इसकी दिशा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, एकदम सही है। अटलांटिक महासागर में बहती है, एकदम सही है। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर है, ठीक है। तो बेंगोला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, एकदम सही है। और एक ठंडी धारा है, एकदम सही है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी तट के साथ बहती रहती है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का तट जो है वो नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करती है, ना कि अगर कहा जाए तो एक प्रकार से बेंगोला धारा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के तट को, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया के तट को, नामीबिया के तट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कोरलेस बल के संदर्भ में निम्न कथनों को याद कीजिए। हवा के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ाता है, तो हवा के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। और यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रे पर अनुपस्थित होता है, तो एकदम सही है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है ठंडे और गर्म महासागरीय जल के बीच सीमा प्रभाव के कारण होता है। तो गर्म और ठंडे, ठंडे और गर्म महासागरीय जल के बीच जो सीमा प्रभाव के कारण होता है। तो डायटम में समृद्ध घने फाइटोप्लांक्टन का विकास हो गया, क्षेत्र में मछली की संख्या में कमी हो गई, क्षेत्र की प्राथमिक उत्पादन में कमी हो गई, क्षेत्र में सीपों की संख्या में कमी हो गई। तो इसमें पूछा है ठंडे और गर्म के बीच में जो सीमा प्रभाव के कारण होता है, तो मछलियों की संख्या में कमी कैसे होगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्राथमिक उत्पादन में कमी बिल्कुल नहीं होगी, सीपों से, क्योंकि यहाँ पर जो है समृद्ध घने और फाइटोप्लांक्टन में होता है, इसलिए यहाँ पर मछली भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। समुद्र के पानी में लवणों का सही बढ़ता क्रम, तो सही जो लवण पाए जाते हैं, अब वहां पर लवण पाए जाते हैं, तो लवण में अगर देखा है तो कौन सा बढ़ते क्रम में बताना है आपको। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे कम मात्रा पाया जाता है। फिर आता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट आता है इसके बाद, ठीक है। और फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, ठीक है, MgCl2। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ पे लिखा है, सी नंबर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा या धाराएं हैं। अलास्का धारा, उटली अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, दो और तीन, और तीन। तो इसमें बताना ठंडी समुद्री धारा या धाराएं हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि जो समुद्री धारा है ठंडी समुद्री धारा है, तो अलास्का धारा है जो है, तो वो एक प्रशांत महासागर की धारा है अलास्का धारा। आपको अलास्का के नाम से सोच नहीं लेना कि ये वो ठंडी धारा होगी, तो ये गर्म धारा है, ठीक है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक गर्म धारा है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है एक प्रकार से, ठीक है, तो गर्म धारा ये है। पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट है जो, वो एक प्रकार से एक ठंडी धारा है, ठीक है, ठंडी धारा है। कहाँ पर चलती है, अंटार्कटिका के चारों ओर बहती है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा केवल 3। इसने पूछा ठंडी धारा है, तो 3 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोरियोलिस बल जो है दबाव ढाल बल के लंबवत कार्य करता है, ठीक है, तो दबाव और ढाल के बिल्कुल सही है, दबाव ढाल के बल के लंबवत कार्य करता है। विषुवत रेखा जो है कोरियोलिस बल शून्य होता है और हवा समदाब रेखाओं के लंबवत होती है, बहती रहती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही आंसर है, सी नंबर, ठीक है। तो टोटल हमारे 65 क्वेश्चन हो गए हैं, 65 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बने रहना है। नेक्स्ट क्लास में 8वां नंबर लेक्चर आ जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 8वां आ जाएगा। प्राइम एकेडमी में डाउनलोड कर लीजिए, मेरे द्वारा ऑन है, मैं ही इसको चला रहा हूँ, मैं ही सब कुछ इसको मैनेज कर रहा हूँ।
प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बाई चैप्टर बाई टेस्ट में डालने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्द ही और भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, कोर्सेज भी यहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा धीरे धीरे करके, अपडेट बहुत सारी चीज़ों में मिलेगी। मैं अभी कोई भी चीज़ यहाँ पर पेड में नहीं रखा हुआ हूँ, सिर्फ कुछ टेस्ट सीरीज पेड में स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट वो रूल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इन प्रकार अकेडमी वालों को पैसे देने पड़ते हैं भाई, जिनका ए ऐप जो उन लोगों ने ऑन किया है उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पेड में होनी चाहिए। वॉच नाउ, पुरानी वीडियो जरूर देखें, लेक्चर नंबर 6, 5, 4, 3, 2, ये सारे लेक्चर जरूर देखें। अगर ज़्यादा है आपको तो प्ले लिस्ट में सीधे जाएं, देख लें सब कुछ। प्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं अगर कोई भी आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए हो, कुछ भी हो, कुछ नया चाहिए हो वीडियो में, तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।